मुल्क में एक रिवायत सी चल पड़ी है कि हम अपने मुतालबात ज़बरदस्ती या धोंस या न्यूजेंस वैल्यू पैदा करके हल करने की कोशिश करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, मसलन सेहत के शोबे से वाबस्ता यंग डॉक्टर्स, उनके मसाइल होते हैं, वो अमूमन हड़तालों पे चले जाते हैं। उसका नुकसान क्या होता है कि मरीज रुल रहे होते हैं जिनका उसमें कोई कसूर नहीं होता। हुकूमत भी मुतालबात हल करने में लेतुलाल से काम लेती है क्योंकि प्रोफेशनली वो इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते। सिमिलरली वकला का भी इसी तरह ही मुतालबात के हक में सड़कों पे आ जाते हैं, दीगर शोबे भी ऐसे ही होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें, अगर हम अपनी सलाहियत को प्रोफेशनली अपने आप को डेवलप करें, उस पर तवज्जो दें, तो यकीनन जो हमारे बाकी मुतालबात हैं हमारे शोबे से, वो भी फिर आहिस्ता आहिस्ता हल होने लगते हैं। तो ये मेरी चंद गुजारिशात हैं। बाकी जहाँ तक ताल्लुक है मसाइल के हल का, ख़ास तौर पर ये जो ज़ईफ़ सहाफ़ी हैं, जो बुज़ुर्ग हो जाते हैं, जो प्रोफेशनली फील्ड में ऑपरेट नहीं कर पाते, उनके मसाइल हैं, बिल्कुल हम उससे बाखबर हैं। ब्रेक अजान की ब्रेक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं ये समझता हूँ, इसके अलावा आपके जहाँ तक फैमिलीज़ का ताल्लुक है, उनका भी एक इशू है। बाद सहाफ़ी जो इंतकाल कर जाते हैं, उनके बच्चे या उनकी फैमिलीज़ की लुक आफ्टर करना भी यकीनन रियासत की भी ज़िम्मेदारी है, आपके अपने बॉडीज़ की भी ज़िम्मेदारी है। उसके लिए भी तालीमी अखराजात पूरे करने के लिए और बाकी ज़िंदगी में एक रीज़नेबल स्टेटस दिलवाने के लिए जो भी मसाइल हैं, उनको बिल्कुल हम उससे, हमारी हसासियत का लेवल उनके बारे में बिल्कुल है और हम समझते हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि उसमें इंटरवीन करके जो कुछ भी मुनासिब इक़दाम कर सकती है वो करे। और आपको पता है कि अरशद अजीज़ मलिक साहब के साथ भी इंटरेक्शन रहता है, काशिफ भाई के साथ और आप सब के साथ तकरीबन। तो कोशिश हमारी यही है कि इन मसाइल को हम हल करें, लेकिन इसको, मेरी अपनी ख्वाहिश ये होगी बतौर आपके नुमाइंदे के हुकूमत में बैठे हुए, मेरी ख्वाहिश ये होगी कि हम बजाय इसके कि हम ग्रांट्स पर और एड्स पर और माली मदद पर इन्हिसार करें, हमें अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज़ को और इदारों को, अपनी तंजीमों को इतना बेहतर बनाना चाहिए कि ये मामले आपके मुतालबे के बगैर इनके लिए वसाइल मौजूद हों और सिस्टम ऐसा बन जाए कि ये मसाइल जो हैं ये ना रहें, इनका हल निकल आए। इसके लिए यकीनन आपका ताउन भी चाहिए। मैं लास्ट वीकेंड पे गया था एबटाबाद, हफ्ते के दिन सैटरडे को। वहाँ पर भी एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट ने मुझे बुलाया था। वहाँ भी यही मुतालबात थे, मीडिया कॉलोनी के मसले थे, बच्चों की फीसों के मसले थे, जो सहाफ़ी इंतकाल कर गए हैं उनकी फैमिलीज़ की लुक आफ्टर के इशूज़ थे, यही बातें होती रही। तो वहाँ भी हमने यही बात की कि देखें, हुकूमत आपको एक टाइम ग्रांट दे देगी, चलो उससे कुछ अरसे के लिए आपके मसले हल हो जाएंगे, लेकिन बाद में फिर क्या होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन पर मैं ये समझता हूँ कि हमें आपस में बैठ कर कोई सिस्टम पर बात करनी चाहिए। हुकूमत के वसाइल भी एक हद तक हैं, लामहदूद वसाइल हमारे पास भी नहीं है, इसलिए इसका कोई परमानेंट बुनियादों पे ऐसा हल निकालना चाहिए जैसे बाकी ममालिक में है, और प्रोफेशनल बॉडीज़ हुकूमत के साथ इंटरेक्शन करके लॉन्ग टर्म बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे, सिस्टमिक अंदाज में एक इदारा बनाकर, एक सिस्टम बनाकर जो है अपने मसाइल हल करते हैं। तो मैं आई वुड लुक फॉरवर्ड टू सजेशंस फ्रॉम यू कि आप लोग हमें तजावीज़ दें, प्रपोजल्स दें और उसकी रोशनी में हम बैठ कर इन मसाइल पर हल करें। बहरहाल मैं आपको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह आप अपनी बिरादरी के लिए भी और हुकूमत के साथ भी मिलकर शोबे सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए इंशाअल्लाह काविशें करते रहेंगे। हमारा इंटरेक्शन जारी रहेगा और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह बेहतर नताइज आएंगे। कुछ सियासी बातें कर लें? जी बिल्कुल, यही तो सवाल कर लेना आप। जी बिल्कुल, कल काबीना के इजलास में इस पर बात हुई है कि आईजी इस्लामाबाद ने की सरबराही में, की सरकर्दगी में पुलिस ने जो धावा बोला था, एक गैर कानूनी हमला किया था खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर, फिर वहाँ तोड़ फोड़ की और लाखों का नुकसान दिया, दरवाजे तोड़े, फर्नीचर तोड़ा, उसके अलावा गाड़ियाँ तोड़ी, बहुत और जुल्म ज़्यादती भी की, जबर और तशद्दुद भी किया, सरकारी एहलकारों को, MPAs को, उनकी फैमिलीज़ को हरासा किया, मारपीट भी की। तो ये सब कुछ हम अननोटिस्ड नहीं जाने देंगे। इसके हवाले से जो कानूनी इक़दाम हैं वो हम करेंगे और कल काबीना के इजलास में ये फैसला हुआ कि एडवोकेट जनरल साहब जो हैं वो इस सिलसिले में इक़दाम करेंगे और हम IG इस्लामाबाद और उनके साथ जो भी लोग हैं
जो इस गैर कानूनी हरकत में हमले में मुलविस थे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी और वो किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा। अब कैसे की जाएगी, जो मुतल्लिका फोरम हैं उन पर हमने पहले भी दरखास्तें दी हुई हैं। आपको पता है कि हमें डी सील करने का ऑर्डर भी KB हाउस को ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दिया था, वरना हुकूमत तो वफाकी हुकूमत तो इसमें मुख्तलिफ हीले बहानों से काम ले रही थी। CDA ने एक पुराना 1970 के ज़माने की कोई लीज़ का इशू उठाकर कहा कि ये लीज़ की पेमेंट इन्होंने नहीं की। इस तरह की के बहाने और ढकोसले जो है उसके ज़रिए ये अपने इस नाजायज़ इक़दाम को जायज़ करार देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अल्टीमेटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हमें रिलीफ दिया। आज KB हाउस हमारे कब्ज़े में है, हमें हवाले कर दिया गया। लेकिन ये जो गैर कानूनी हमला हुआ है इसको हम माफ़ नहीं करेंगे। इसके हवाले से FIR दर्ज करने का फ़ैसला हुआ है और FIR इंशाअल्लाह हम वहाँ पे भी हमने दरखास्तें दी हैं, इस्लामाबाद में जहाँ ये वक़ूआ हुआ, लेकिन हम यहाँ भी करेंगे, खैबर पख्तूनख्वा में भी करेंगे। और खैबर पख्तूनख्वा में इसलिए करेंगे कि एक तो कानूनी तकाज़ा है कि कोई भी पाकिस्तानी किसी जुर्म में मुलविस हो तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात, आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों लंदन में काजी फाइज ईसा की गाड़ी को रोकने की कोशिश की गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन उसकी FIRs भी लाहौर में दर्ज हो गई। इस जेली हुकूमत ने उसी तरह अपने बदले लेने की जो इनकी पुरानी आदत है, इंतकाम लेने की, उसको बरवकार लाते हुए, उसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने लाहौर में FIRs दर्ज की। आपको पता है कि डॉक्टर इमरान फारूक जो MKM के रहनुमा थे जिनका लंदन में कत्ल हुआ था, उनकी FIR भी पाकिस्तान में दर्ज हुई है। तो हम भी समझते हैं कि जब गैर मुमालिक में ऐसी हरकतें होती हैं, जराइम होते हैं, उनकी FIR अगर पाकिस्तान में दर्ज हो सकती है तो खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर भी हमले की FIR खैबर पख्तूनख्वा में दर्ज हो सकती है। और इसलिए हमने ये फैसला किया है। इंशाअल्लाह इस फैसले के नतीजे में मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो मुजरिम हैं जिन्होंने ये हरकत की है उनको कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। दूसरी बात मैं अपनी तरफ से कर दूँ, हमारे ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं। आपके ट्रंप साहब, हम सब के ट्रंप साहब। चलें, ट्रंप साहब तो इलेक्शन जीत गए, जो भी हुआ अमरीकी अवाम का फैसला है, उनको एतमाद का इजहार किया, ये उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन एक बात पे मुझे हैरानगी हो रही है कि हमारी मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपनी पोस्टें डिलीट कर रही हैं, ख्वाजा आसिफ साहब लगे हुए हैं जो ट्रंप के खिलाफ पोस्टें वो डिलीट कर रहे हैं। मजे की बात यह है कि पहले तो तुम लोगों ने ट्रंप के खिलाफ पोस्टिंग की क्यों, तुम्हारा उसके साथ क्या ताल्लुक है? अमेरिका का सदर है, वो अमेरिका में जो कुछ करे वो उसका काम है। हाँ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई हरकत करे फिर आप उसके खिलाफ पोस्ट करें। आपने तो वो जिसको कहते हैं ना कि हुब्बे हुसैन में नहीं बुग़्ज़े माविया में, तो आपने तो बुग़्ज़े माविया में उसके खिलाफ पोस्टें की थी। तो अब जब आपको पता चला कि वो दोबारा आ गया, तो आपकी एक पुरानी आदत है कि आप हमेशा अपने इक़्तिदार को दवाम बख्शने के लिए सहारे ढूंढते हैं। तो आपको एक सहारा जो शायद कमला हैरिस की शक्ल में नजर आ रहा था, वो आपको अब जाता हुआ नजर आया है। तो अब आप डर गए हैं कि ये जेली हुकूमत कैसे रहेगी कायम, फॉर्म 47 हर जगह तो आपको नहीं बचा सकेगा। तो अब पोस्टें डिलीट करने लगे हैं। तो मैंने आज इस पर एक बयान भी जारी किया है जो मुख्तलिफ TV चैनल्स पर सुबह से चल भी रहा है। तो मैं समझता हूं कि इनको पता होना चाहिए कि इनके इक़्तिदार के दिन वैसे भी बस हर रोज़ अगर ये इक़्तिदार में रहते हैं तो इनको उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। 2 नंबर तरीके से मिला हुआ इत्तेहाद हुकूमत और जो होता है क्या नाम है रूल या इक़्तिदार जो है वो इसी तरह आर्जी होता है। तो इंशाल्लाह इनके इक़्तिदार के दिन भी अब ढलने लगे हैं, सूरज ग़रूब होने लगा है, लेकिन कम से कम कुछ तो किरदार का मुजाहरा करो यार, अपनी पोस्टें तो वहाँ रखो ताकि दुनिया को पता चले कि तुम्हारा ये स्टैंड था। जाना तो तुमने वैसे भी है, तो किरदार के साथ जाओ। लेकिन बहरहाल अपनी आदतें और अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। बहरहाल दुनिया इन पर हंस रही है। یو خوا صوبایي حکومت چې کوم دی هغه دلته نه احتجاج لذي پنډی ته خو دلته چې کوم استادان راغلي دي د هغې خبره هم لا نه ده اورېدلې شوې او هغې باندې نوټیفیکیشن هم دا جاري کړي چې یاره دوی به معطل کوو د احتجاج په وجه باندې دلته په دغې را سره خبره جی ها سر پښتو کې سر پښتو زه جوابول اردو په جواب ورکړم دا سره موجوده خبر
जहाँ तक ताल्लुक है असातिज़ा के एहतजाज का, बिल्कुल हमें इल्म है एहतजाज हो रहा है, और एहतजाज में जो उनके मुतालबात हैं वो हुकूमत के सामने हैं। बल्कि हमारे वज़ीर तालीम फैसल तरक्की साहब ने उनको दावत भी दी है कि वो आएँ, बात करें, ताकि वज़ीर आला के सामने उनके मुतालबात रखे जाएँ। जो मुतालबात भी हम पूरे कर सकते हैं वो ज़रूर पूरे करेंगे। जो आइन और कानून के दायरे कार के तहत हैं और हुकूमती इख्तियारात के तहत हैं, उनको हम ज़रूर मुतालबों को पूरा करेंगे। असातिज़ा हमारे लिए काबिल एहतराम हैं, और हम बिल्कुल ये समझते हैं कि अगर उनके जायज़ मुतालबात हैं तो वो हल होने चाहिए, ताकि तालीमी निज़ाम का हर्ज ना हो। लेकिन दूसरी तरफ मैं असातिज़ा से भी ये दरख्वास्त करूँगा कि जिन बच्चों के मुस्तकबिल की ज़िम्मेदारी रियासत ने उनके हवाले की है, उनका भी कुछ ख्याल करें। वो बच्चे इस तनाज़े का हिस्सा नहीं है। ये तनाज़े आपका हो सकता है हुकूमत के साथ हो, हुकूमत के साथ आपकी शिकायत हो, लेकिन बच्चों का कोई कसूर नहीं है। उनकी तालीम, उनका टाइम ना ज़ाया करें, उनको तालीम दें, प्रोसेस को ना रोकें, स्कूलों को ना बंद करें। आए, मेज़ पर बैठकर मुज़ाकरात करते हैं, बात भी कर लेंगे। और मेरे ख्याल में जहाँ तक एहतजाज के हक़ का ताल्लुक है, हर पाकिस्तानी का हक़ है। और 3 दिनों से आपने खुद फरमाया कि वो एहतजाज कर रहे हैं, तो अगर एहतजाज कर रहे हैं इसका मतलब है कि हुकूमत उनको एहतजाज करने का हक़ इस्तेमाल करने की खबर को मकना उरी दिल मेरी तार खबरी जवाब और कुम रुस्त सदर द खबरी जवाब न और कुम। जो उनका एहतजाज का हक़ है वो उसको 3 दिनों से एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपना हक़ इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनको इजाज़त है कि एहतजाज करें। जहाँ तक मुअत्तली का नोटिफिकेशन का ताल्लुक है, अगर कोई भी शख्स अपने फ़राइज़ को रोकेगा या रियासती उमूर को इस तरह से रोकेगा कि जो कानून के दायरे से दूर हो, तो यकीनन उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। आपने कहा पीटीआई ने एहतजाज किया, पीटीआई के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके सवाल का एक जवाब दिया, ये इसका केपी हाउस का आईजी के खिलाफ एफआईआर का। तो ये इसीलिए एफआईआर दर्ज हो रही कि उसने इख्तियारात से तजावुज़ किया, उसने गैर कानूनी काम किया, तो उसके खिलाफ एफआईआर हो रही है। हमारे तमाम लीडरान के खिलाफ एफआईआर हैं, मेरे खिलाफ 6 एफआईआर हैं, उनमें मैं जमानतें कराता फिर रहा हूँ। तो सबके खिलाफ हैं, ये तो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर हम असातिज़ा को रिक्वेस्ट करें कि वो आएँ, हुकूमत के साथ बैठें, वज़ीर तालीम के साथ बैठें, वज़ीर आला के साथ बैठें, मसाइल भी हल हो जाएंगे, नोटिफिकेशन भी वापस चले जाएंगे। थैंक यू। और कोई चीज़ जी? सर जो वो जुदा बू को खैर दे पर कैमरा वाला सब खबर जो मरकजी हुकूमत के जरिए एनएफसी अवार्ड और जो हमारे गुज़िश्ता कई सालों से पैसे बकाया हैं, वो मरकज़ सूबे को नहीं दे रही, और मरकज़ जो है यहाँ पे तनख्वाहों का भी मसला है और डेवलपमेंट्स काम भी नहीं हो रहे। उस मसले को कहाँ तक जो है हल हुए, और कितने पैसे मरकज़ ने अभी तक रिलीज़ किए? देखें, बात यह है कि मरकज़ के साथ हमारा यकीनन एक तनाज़ा है, और तनाज़े की मुख्तलिफ वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो आपको पता है क्या है, कि हम ये समझते हैं कि मरकज़ी हुकूमत एक गैर कानूनी, गैर आइनी, जेली मैंडेट के साथ इक़्तिदार पर काबिज़ है। हम नहीं समझते कि उनको ये हक़ हासिल है कि वो मरकज़ी हुकूमत बनाएँ और फिर उसको चलाएँ। इलेक्शन कमीशन के साथ मिली भगत के नतीजे में आज वो बरसर इक़्तिदार हैं। एक तो हम उनके इस मैंडेट को नहीं मानते। जब हम मैंडेट को नहीं मानते तो यकीनन सियासी तौर पर, आइनी तौर पर उनके साथ हमारा एक डिस्प्यूट पैदा हो चुका है। उस डिस्प्यूट को वो मज़ीद स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ऑगमेंट कर रहे हैं, उसको मज़ीद मजबूत कर रहे हैं अपने इन इक़दामात से, जिनके नतीजे में हम ये समझते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जो हुकूक हैं उनकी वो पामाली कर रहे हैं, वायलेशन कर रहे हैं। ये जो पैसे मरकज़ की तरफ, रकूम मरकज़ की तरफ वाजिबुल अदा हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा के अवाम का हक़ है जो उनको वो नहीं दे रहे। NHP के हवाले से जो नेट हाइडल प्रॉफिट है और उसके अलावा दीगर कई उमूर हैं, मैं उसकी तफसील में जाना मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि हमने बार बार मुख्तलिफ फोरम्स पर इस बात का इआदा भी किया है, इजहार भी किया है, इनको रिपीट भी किया है, दोहराया है, बार बार दोहराया है कि हमें हमारे पैसे दिए जाएँ। ऐसे जैसे आपने कहा, यकीनन डेवलपमेंट फंड्स भी मुतासिर हो रहे हैं, और हमारे जो करंट एक्सपेंडिचर है उस पर भी असरात पड़ रहे हैं, तनख्वाहें भी उसमें हैं और बाकी चीज़ें भी हैं। लेकिन बहरहाल हम अपना निज़ाम चला रहे हैं, अल्लाह के फजल से। हमने अपनी बजट की जो बैलेंसिंग की है वो इस तरह से की है कि हम जो ज़रूरी अखराजात हैं वो हम अपने वसाइल से पूरे कर रहे हैं। मरकज़ थोड़े थोड़े पैसे दे रहा है, जितने देने चाहिए वो नहीं दे रहा। मुख्तलिफ फोरम्स पर हम उनके साथ इन इशूज़ को उठा भी रहे हैं। वज़ीर आला ने SIFC में भी उठाया, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में भी हमने ये बात की है, और हमने ये भी फ़ैसला किया है, लेकिन उसके कुछ कानूनी उमूर हैं जिनकी वजह से उस पर अमल अब तक नहीं हो सका। इंशाल्लाह उस पर भी हमारे एडवोकेट जनरल साहब, उनकी टीम काम कर रही है कि हम मरकज़ के ख़िलाफ़ कानूनी चाराजोई भी करें। ये एक्शंस भी हम देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम अपने मसाइल तो हल करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि मरकज़ की नीयत तो इतनी जल्दी नहीं बदलेगी। मरकज़ की तरफ से इस तरह की हरकतें होती रहेंगी जब तक इस
गैर कानूनी हुकूमत का खात्मा नहीं हो जाता। लेकिन बहरहाल मुकाबला कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अवाम हमारे साथ है और अवाम को इनकी नीयत का भी पता है, तो इंशाअल्लाह हम समझते हैं कि इस जदोजहद में हम कामयाब होंगे। साहब, ट्रंप की कामयाबी के बाद एक नई बहस जो पाकिस्तान में है वो इमरान खान की रिहाई है, तो कितनी मुआविन साबित होगी ट्रंप की ये कामयाबी इमरान खान की रिहाई? देखिए देखें, जहां तक ट्रंप का ताल्लुक है और उसके इलेक्शन जीतने का ताल्लुक है, मैं फिर कहूंगा ये अमेरिका की आवाम का फैसला है, उसके साथ हमारा कोई बराह रास्त कोई ताल्लुक नहीं है। हमने इमरान खान साहब ने भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी ट्रंप को इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद दी है, अमेरिकी आवाम को भी एक अच्छा इलेक्शन कराने पर मुबारकबाद दी है। मैं समझता हूं कि इसके बाद हमारी कोई ना कोई तवक्कुआत हैं, ना हमारी कोई ख्वाहिशात हैं और ना ही हम उनसे कोई आस लगाए बैठे हैं। हम ये समझते हैं कि इमरान खान साहब की जहां तक रिहाई का ताल्लुक है, वो रिहाई बुनियादी तौर पर है ही गैर आईनी और गैर कानूनी, कोई बुनियाद नहीं है उसकी कि उनको जेल में जितने अरसे से रखा गया है वो जो है कोई जायज़ और कानूनी बात है। मैं समझता हूँ जो केसेस हैं वो बेबुनियाद हैं, वो जेली हैं, वो सियासी तौर पर ऐसे केसेस हैं जिनकी पॉलिटिकल उनके पीछे एक मोटिवेशन है, ना कि कोई लीगल ग्राउंड्स। तो उनको तो पहले ही बात तो ये कि उनको होना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक बैनुल अक़वामी क़वानीन का ताल्लुक है, उनके तहत भी इमरान खान की जो गिरफ्तारी है, उनका मुसलसल हिरासत में रखना, जेल में रखना और जिस तरह का सलूक उनके साथ हो रहा है, ये बैनुल अक़वामी क़वानीन की भी खिलाफ वर्जी है। कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर का आपको पता है, तशद्दुद के खिलाफ जो आलमी कन्वेंशन है, उसकी तमाम शिकों की इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग इस वक्त जेलों में नज़रबंद हैं, जेलों में हिरासत में हैं, कैद हैं गैर कानूनी तौर पर, उन शिकों की वायलेशन हो रही है। अभी गुज़श्ता दिनों आपको पता है कि इमरान खान पर मुलाकातें भी बंद कर दी गई थी, उनको डॉक्टर का एक्सेस नहीं है, उनको खुराक में भी उस तरह की खुराक नहीं दी जा रही जो उनको देनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए। बतौर साबिक वज़ीर आज़म उनको जिस तरह के हुकूक जेल मैनुअल के मुताबिक मिलने चाहिए उनको नहीं मिल रहे। ये तमाम ना सिर्फ पाकिस्तानी कवानीन की खिलाफ वर्जी है बल्कि बैनुल अक़वामी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी है। मैं सिंपल इतनी बात करूंगा कि ट्रंप साहब को और अमरीकी हुकूमत को भी पता है, अमरीका की कांग्रेस में इमरान खान की गिरफ्तारी और उनके साथ जो सलूक हो रहा है उसके हवाले से करारदादें पास हो चुकी हैं। तो अमेरिका को भी अपनी बैनुल अक़वामी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और बाकी बैनुल अक़वामी बिरादरी को भी होना चाहिए, क्योंकि ये कवानीन पाकिस्तान ने नहीं बनाए, ये तमाम बैनुल अक़वामी बिरादरी ने कंसेंसस के साथ बनाए हैं। इसलिए उन पर अमल दरामद करना और उन पैरामीटर्स और उन मेयारात का ख्याल करना और उनकी पासदारी करवाना, यह भी बैनुल अक़वामी बिरादरी का फ़र्ज बनता है। इसलिए हम समझते हैं कि इन जो उनकी ये फ़राइज़ हैं और उनके ये जो एक जिम्मेदारियाँ हैं, पूरी दुनिया की मैं बात करूं, तमाम मुहज़्ज़ब ममालिक की बात कर रहा हूं, उसमें उनका ये तकाजा है कि वो मुतालबा करें कि पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का नोटिस लेना चाहिए और पाकिस्तान की अपनी सुप्रीम कोर्ट को, अपनी अदालतों को भी ख्वाब खरगोश की हालत से थोड़ा सा बाहर आकर इन 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 हरकत का, इन वाक़यात का और इन गैर कानूनी इक़दामात का नोटिस लेना चाहिए और सिर्फ नोटिस लेके खामोश नहीं होना चाहिए बल्कि उस पर फैसले करने चाहिए। जैसा कि उन्होंने बुशरा बीबी को जमानत दी, जैसा कि उन्होंने तहरीक इंसाफ के बाकी रहनुमाओं को जमानतों पे रिहा कराया, इस बुनियाद पर कि उनके खिलाफ केसेस कानूनी तौर पर मजबूत केसेस नहीं है। तो इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को भी और दीगर इदारों को भी अपने जो उनके फ़राइज़ हैं आइन के तहत उनका ख्याल रखना चाहिए। जी ज़ाहिद थैंक यू जी, अहम सवाल है क्योंकि इशू भी बहुत अहम है। मैं ये समझता हूँ कि एक चीज़ का हमें यकीनन इदराक है और हमें पता है कि दहशतगर्दी का मसला जो है ये सिर्फ सूबाई मसला नहीं है, ये नेशनल मसला है, क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी, कौमी सलामती के साथ मुतल्लिक़ा इशू है और इसकी वजूहात आपके सामने हैं। जब आप वजूहात पर नज़र डालते हैं, इस इलाके में, इस खित्ते में जो कुछ हुआ गुज़श्ता 40 साल से, उस हवाले से जो हमारी पॉलिसीज़ थी और फिर हमारे वो इक़दामात जो हमें करने चाहिए लेकिन हम ना कर सके, उनके नताइज आज हम पूरा मुल्क और ये खित्ता भुगत रहा है। हम ज़्यादा इसलिए भुगत रहे हैं कि हम इस खित्ते में फ्रंट लाइन सूबे का हमारा एक रोल है, किरदार है, हमारी एक हैसियत है, तो हम पर ज़्यादा इसके असरात आ रहे हैं। लेकिन बारसूरत इसमें कोई शक नहीं है कि ये मसला नेशनल मसला है। अब नेशनल इदारों को भी इसमें उतना ही तावन करना चाहिए।
मैं समझता हूं जहां तक पाक फौज के रोल का ताल्लुक है, पाक फौज इसमें अपना रोल प्ले कर रही है, जो उनकी जिम्मेदारी है उस हद तक उनके जवान शहीद हो रहे हैं, उनके अफसरान तक शहीद हो रहे हैं, और मैं ये समझता हूं कि हमें उनकी कुर्बानियों को एक्नॉलेज करना चाहिए। लेकिन वफाकी हुकूमत की जो जिम्मेदारी है, मैं उसको यकीनन उस पर मैं एतराज़ करूंगा, और उसके बारे में ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपनी जिम्मेदारियों से उस हद तक ओहदा बरा नहीं हो रही जो जितना होना चाहिए। उसकी वजह यह है कि दहशतगर्दी की ये जंग सिर्फ खून बहने से, लाशें गिरने से और शुहदा की तादाद बढ़ाने से ये जंग हम नहीं जीत सकेंगे। ये जंग जीतने के लिए हमें वसाइल और हिकमत अमली भी चाहिए, हमें लाहे अमल भी चाहिए, हमें स्ट्रेटजी भी चाहिए, जो कि बुनियादी तौर पर वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। वफाकी हुकूमत वसाइल इस्तेमाल करने में ले तो लाल से काम रही है। अभी थोड़ी देर पहले एक सवाल के जवाब में मैंने यही बात की कि जो उनकी तरफ से हमारी रकूमात की अदायगी है उसमें भी नहीं वो कर रहे, फ़राइज़ से अपने पहलू तय कर रहे हैं, और जहां तक इस दहशतगर्दी की जंग में वसाइल इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी का ताल्लुक है उससे भी वो इज्तनाब कर रहे हैं। जितने वसाइल इस पर खर्च होने चाहिए उतने नहीं कर रहे। बाज़ पॉलिसीज ऐसी हैं जिनका बार बार हमने यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में एपेक्स कमेटियों के जितने भी इजलास हुए उनमें बाकायदा हमने पॉलिसी दी। आपको पता है हमने वो जो एक पॉलिसी दी थी कि ये जो दहशतगर्दी के हवाले से एक तो काइनेटिक एक्टिविटीज़ हैं, यानी फौज या पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज दहशतगर्दों के खिलाफ जो अमली इकदाम करें तो वो हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये जो इकदाम हैं कि जो दहशतगर्दी को इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रही है, जैसे ये हुंडी और हवाले का कारोबार है, जैसे कि गैर कानूनी गाड़ियों का काम है, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग का इशू है। इस तरह के कई ऐसे इशूज हैं कि जिनको सिमों का, गैर कानूनी सिमों का, ये तमाम वो उमूर हैं जो बराह रास्त वफाकी हुकूमत की सवाबदीद और इख्तियारात के अंदर आते हैं। गैर कानूनी गाड़ियों के खिलाफ FBR ने कानून साजी करनी है, उनको रेगुलेट FBR ने करना है। सिम्स को, इंटरनेट को के इस गैर कानूनी इस्तेमाल को जो दहशतगर्दी के लिए फैसिलिटेशन का किरदार अदा हो रहा है, ये वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी की जिम्मेदारी है, ये मेरी नहीं है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता। इसी तरह हुंडी और हवाले का जो कानून है ये भी उनका कानून है। ये जो दीगर जितने भी इश्यूज हैं, मैं एक एक का नाम लेके आपका वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता, लेकिन तमाम के तमाम ये वफाकी हुकूमत की सवाबदीद में और जिम्मेदारी के दायरे इख्तियार में आते हैं। बार बार उनको कहा गया है कुछ नहीं हो रहा, कोई स्टेप नहीं उठाया जा रहा। सिर्फ दहशतगर्दी के नाम पर खैबर पख्तूनख्वा पर इल्जामात लगाने की सियासत जरूर हो रही है। हमारे वजीर दिफा साहब ने शायद वजारत दिफा में अपना दफ्तर का एक दिन का भी विजिट नहीं किया होगा, लेकिन वो बैठकर टीवी पे बयानात जरूर देते हैं खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को के खिलाफ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जिम्मेदारी बुनियादी तौर पर वफाक की बनती है, हमने अपना रोल अदा करना है और हम कर रहे हैं। हमारे शुहदा, पुलिस हो या दीगर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हो, उनकी तादाद रोज बरोज बढ़ती जा रही है, खून बहता जा रहा है, लेकिन जो कुछ करना चाहिए वो नहीं हो रहा। दूसरी तरफ मैं ये भी समझता हूं कि यह भी वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त रब्ता करे, बातचीत करे, मसाइल को हल करने के लिए पेशरफ्त करे, इकदाम करे। कुछ भी नहीं कर रहे अफगानिस्तान में। आप मुझे बताएं हमारे ये जो हुक्मरान हैं इनमें से कौन गया है वहां पर मरकज से अफगानिस्तान के साथ रब्ता करने के लिए, या उनके किसी जिम्मेदार को पाकिस्तान बुलाया हो? जो कुछ भी हो रहा है इनडायरेक्टली और एक उस तरीके से हो रहा है, बराह रास्त नहीं हो रहा। ये जो तरीका कार है ये जिम्मेदार मुल्कों का नहीं होता। जिम्मेदार हुकूमतें ऐसे रवैया नहीं रखती, वो अपने पड़ोसियों के साथ कुट्टी नहीं करती कि हमारी कुट्टी है, हम आपके साथ बात नहीं करते। इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, उनको टेबल पे लाया जाता है। और तो छोड़े अफगानिस्तान के साथ हम सरहद का मसला नहीं इशू कर रहे, रोजाना तुरखम की सरहद ब्लॉक हो जाती है, उनको भी नुकसान, हमें भी नुकसान। सरहद की कंट्रोल उनके हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसलिए मैं ये समझता हूं कि दहशतगर्दी के मामले में जो संजीदगी वफाक की तरफ से होनी चाहिए उसका बिल्कुल इज़हार नहीं हो रहा। अलबत्ता सियासत जरूर हो रही है, लेकिन जहां तक हमारा ताल्लुक है, आज भी अब जब हम जैसे ये बात कर रहे हैं, इस वक्त भी वजीर आला हाउस में इस वक्त एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा है। एपेक्स कमेटी में फौजी हुकाम भी शरीक हैं, हमारे भी शरीक हैं। मुझे भी वहां होना चाहिए था, लेकिन मैंने चूंकि काशिफ के साथ कमिटमेंट की थी इसलिए मैं यहां आ गया। लेकिन इजलास हो रहा है और उसमें आज का जो एजेंडा है वो खुसूसी तौर पर कुरम एजेंसी के हवाले से, कुरम डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉब्लम है उसके हवाले से चल रहा है, उसको हल करने के लिए इकदाम करने पे बात हो रही है। तो मैं ये समझता हूं कि हमारा यकीनन जिम्मेदारी है, लेकिन हम अपनी जिम्मेदारी जहां तक पूरी कर सकते हैं भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वफाक को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मिनिस्टर साहब 4 महीने 5 महीने मार्बल इंडस्ट्री बंद है, बेरोजगारी, वहाँ मजदूर और अपने सूबे, ये तो अपने सूबे का मसले का हल है। मार्बल इंडस्ट्री पूरे सूबे में बंद है,
اس کے بارے میں آپ کیا کہ جی ان کے لیے کوئی پالیسی وہ انڈسٹری کب چالو کریں گے؟ کافی چھوٹی چھوٹی یونٹ دیکھیں یہ جو اسپیسیفک سوال ماربل انڈسٹری کے حوالے سے ہے یا کسی اور صنعت کے حوالے سے، میں یہ سمجھتا ہوں بہتر ہوگا کہ ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں جو صنعتوں کو ڈیل کرتے ہیں، کوئی پالیسی کا میٹر ہوگا، ڈسپیوٹ ہوگا، یا کوئی اور ان کے ساتھ کوئی وجہ ہوگی یا کوئی انتظامی مسئلہ ہوگا، اس کا کوئی میرے خیال میں کوئی پولیٹیکل ریزن نہیں ہے. انتظامی مسئلے ہوتے ہیں، بعض اوقات رکاوٹیں آ جاتی ہیں، تو لیکن اس کے بارے میں بہتر سمجھتا ہوں کہ پھر معلومات آپ کے ساتھ میں الگ سے شیئر کر لوں گا اس وقت میں. جی یہ دیکھیں جی، یہ چھوٹے موٹے پرسنل تنازعات ہوتے ہیں. میرے خیال میں ایک پارٹی ہے، ایک بڑی پارٹی ہے، اس میں رہنماؤں کے آپس میں کسی وجہ سے کوئی گلہ شکوہ پیدا ہو جاتا ہے، اور آج کل تو ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، بس وہ ویڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے یا وہ آڈیو ریکارڈ ہو جاتی ہے اور وہ پہ چل پڑتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہ ہمارا آپس کا اندرونی معاملہ ہے. اس کے بارے میں عمران خان صاحب نے 2 دن پہلے میری موجودگی میں بلکہ مجھے ہی ڈائریکٹلی کہا تھا کہ آپ ان کا یہ مسئلہ حل کرائیں اور اس کو کہیں کہ یہ اس کو سارٹ آؤٹ کریں، تو انشاءاللہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. خبر مل گئی، بس ان کو ذمہ داری دی گئی. تو نادیہ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ کٹی ختم ہو گئی اور اب وہ آپس میں جبیاں ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھی بات ہے، ہمیں تو خوشی ہوئی ہے اس بات سے. جی میرا خیال میں بیرسٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بات کی ہے، صوبے کے حوالے سے بھی اور وفاق کے حوالے سے بھی اور سیاسی بھی. تو میں آخر میں پشاور پریس کلب کے صدر جناب ارشد عزیز ملک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ وائنڈ اپ کرے اور اختتامی کلمات جو ہیں وہ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بہت مشکور ہوں بیرسٹر صاحب کا. جب بھی ہم نے بلایا ہے یا جب بھی کوئی ایونٹ ہوا ہے تو یقیناً ہم صحافیوں کے ساتھ رہے ہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ صحافی ہیں ہمارے، کیونکہ اتنا بولنا بڑا مشکل کام ہے اور اتنی طویل پریس کانفرنس کرنا، دوستوں کے سوالات کے جواب دینا. بعض اوقات میں محسوس کرتا ہوں کہ ایسے سوالات بھی آ جاتے ہیں جو کہ آپ کے اس کے کافی دور ہوتے ہیں آپ سے، لیکن بہرحال آپ جواب ان کا بھی دیتے ہیں، متعلقہ وزارتوں سے بھی پوچھتے ہیں. تو میں انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ تشریف لائے. انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا اور آپ کا چلتا رہے گا. اور میں شکریہ ادا کروں گا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا، ڈی جی صاحب موجود ہیں عمران صاحب، بڑا اچھا ایک تعاون ہمارے ساتھ چل رہا ہے ان کا اور بڑی اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے. تو انشاءاللہ یہ جاری رہے گی. بہت شکریہ. بہت شکریہ. Oh my days, life is wonderful. اتنی جلدی یہ سب سوچ بھی لیا؟ Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood Lake City, that life beyond imagination. is good. ہماری ہاسپٹلس نہ صرف پورے پاکستان کے لیے لیکن پاکستان سے باہر وہ ممالک جو یہاں پہ علاج کے لیے کچھ لوگ آتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہیں. سکھر کی بات ہوئی، آپ نے شروع کی. سکھر میں اگر اروڑ یونیورسٹی ہے، سکھر میں اگر بیگم نصرت بھٹو یونیورسٹی ہے، سکھر میں اگر IBA یونیورسٹی ہے، تو اس میں کسی بھی اسٹوڈنٹ کا ڈومیسائل چیک نہیں ہوتا کہ کون سے شہر کا یا کون سے صوبے سے کوئی آتا ہے تو کہ اس کو ایڈمیشن دی جائے نہیں دی جائے. اسی طریقے سے ہماری سکھر کی جو ہاسپٹلز ہیں، سکھر کی ہاسپٹل میں سب سے زیادہ پیشنٹ ساؤتھ پنجاب کا آ رہا ہے. سکھر کی ہاسپٹل میں سب سے زیادہ پیشنٹ جو ہے وہ بلوچستان سے آ رہا ہے اور ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور سارا مفت علاج ہو رہا ہے. آپ کے NICVD سکھر میں مفت علاج ہو رہا ہے، آپ کے SIUT میں مفت علاج ہو رہا ہے. پھر خیرپور میں اگر آپ جا کے دیکھیں گے گمبٹ انسٹیٹیوٹ جس میں اب لیور ٹرانسپلانٹ